सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर, जिसमें कि आज हम लोग पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। और पार्ट 1, 2 एंड 3 बिकॉज आपको पता होगा पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। तो पार्ट 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्ट 1 एंड 2 जल्दी से करते हैं, उसके बाद पार्ट 3 पे आते हैं, जो कि है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हम कल कर चुके हैं, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी कल हम लोग कर चुके हैं, जो कि अगेन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस मत करिएगा, मैं लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद से पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ ज़रूर लेना इसको, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी को एक बार अच्छे से मल्टीपल टाइम्स, एकदम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको तुरंत कर देना, बिकॉज बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो ये किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दैट इज संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 हमें पढ़ना होता है पार्ट 1 में। तो आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया और भारत दो नाम बताए गए हैं हमारे कंट्री के, ठीक है। और इट टॉक्स अबाउट द स्टेट्स एंड टेरिटरी स्पेसिफाइड, नाम क्या है और उनका कितना टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। और टेरिटरी का मतलब यहाँ पे स्टेट की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी की टेरिटरी और अदर टेरिटरी जो इंडिया इन फ्यूचर एक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 2 बात करते हैं एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। वहीं आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब है जब हम कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हैं, दैट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। या तो हम किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया के अंदर लाते हैं या फिर यूटी को हम जो है स्टेट बनाते हैं, तो आर्टिकल 2 का यूज़ करते हैं। वहीं अगर आर्टिकल 3 की बात करते हैं करें तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। फॉर्मेशन में आ जाता है आपका ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, यानी कि किसी एरिया की हम बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसका एरिया ऑल्टर कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये सारा काम जो हम एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ करते हैं वो आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल जो इसका रिगार्डिंग प्रोविजन है आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग प्रोविजन कि इस तरह का कोई भी बिल, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया, चाहे स्टेट का फॉर्म करना, ऑल्टर करना, उनका बाउंड्री को, उनके नेम को, ये सारे चेंजेस सिर्फ पार्लियामेंट करती है। कौन करेगी? पार्लियामेंट। स्टेट के पास पावर ही नहीं होता है, और पार्लियामेंट ये कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि साधारण बहुमत से। अब इस तरह के बिल को बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, किसी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। लेकिन हम यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं क्योंकि बिल आपके लोकसभा राज्यसभा में आते हैं, प्रेसिडेंट बिल नहीं लाता है, ठीक है। नॉट फाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, देखो इसमें ध्यान रखना कि कोई भी बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से नहीं लाया जा सकता है। और 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, ठीक है, कि 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो टाइम स्पेसिफाई कर सकता है। किसको? अभी मैंने बताया प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना इस बिल को नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट उस बिल को भेजेगा किसके पास? उस स्टेट को देगा, और स्टेट से बोलेगा देखो हम तुम्हारा नाम चेंज करने जा रहे हैं, तुम्हारी बाउंड्री को ऑल्टर करने जा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ रिकमेंडेशन तो नहीं देना है। तो वो रिकमेंडेशन पूछने के लिए प्रेसिडेंट जो है इनको देता है, और इसीलिए प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेके ही पार्लियामेंट इस बिल को ला सकता है, ठीक है। तो 5th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो टाइम स्पेसिफाई कर सकता है स्टेट को कि भाई देखो हम तुमको बिल दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर बिल चाहिए, 2 महीने के अंदर बिल चाहिए, फिर 2 हफ्ते के अंदर बिल चाहिए। तो टाइम स्पेसिफाई करने का पावर 5th अमेंडमेंट ने दिया प्रेसिडेंट को, ठीक। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो आप आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 के जो भी चेंजेस करेंगे, दे शैल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि अमेंडमेंट के बारे में दिया है, कहाँ से लिया हमने अमेंडमेंट के, थोड़ा फिर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक तो जो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं और दूसरे वो जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से होते हैं ये। देन ये पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका से हमने इसका पूरा प्रोसीजर लिया है, जिस तरह से हमारा अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट को मतलब जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आता है, वो पहली बात तो सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। और इस तरह के बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की नीड नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान यानी कि संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसमें नहीं होता है, ठीक। और लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स होती हैं इस रिस्पेक्ट में। तो कोई भी बिल जो आर्टिकल नंबर 2 और 3, ठीक है, अमेंडमेंट इन अंडर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3
एंड शेड्यूल नंबर 1 and 2 विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कल के लेक्चर में चंपकाई दोराई राजन का इसका जो डेट है वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो ध्यान रखना 1951 की जगह 1915 हो गया था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। माइंड मैप पे गलत लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। देन अगर आते हैं 1959 पे, ये क्या है, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, जिसमें कि ये बताया गया था इंडियन टेरिटरी इफ़ इट हैज़ टू बी गिवन टू अ फॉरेन टेरिटरी आर्टिकल 368 इज़ एप्लीकेबल। और नहीं होगा तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रियम्बल भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि अलग से उसका लेक्चर नहीं लगाने वाले। प्रियम्बल को या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस करें क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, प्रियम्बल को डिस्कस कर लेंगे। आप रिवीजन तो खुद से कर लेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था RRR में हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। बायोलॉजी में तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें कर ही ली हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 2014 में एक केस हुआ जिसमें कि नॉट अ केस काइंड ऑफ, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट हुआ था, तो इंडिया मतलब बांग्लादेश से हम कुछ टेरिटरी लेने वाले थे क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये कुछ टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, कुछ तुम रख लो और कुछ हमें दे दो इधर वाली साइड में। तो लेने वाला तो हम सिंपल मेजोरिटी से ले सकते हैं, आर्टिकल 2 हमें बोलता है, ठीक है, कि हम किसी फॉरेन टेरिटरी को सिंपल मेजोरिटी से ले सकते हैं। लेकिन जब देने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको सिंपल मेजोरिटी से नहीं दे सकते हैं। अगर आपको टेरिटरी को सीड करना है, किसी कंट्री दूसरी कंट्री को देना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की नीड पड़ेगी, आपको स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करवाना होगा, ठीक है। तो 2014 में ये चीज़ बोली गई थी, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि इंडिया के कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश को गए थे, बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव्स इंडिया के पास आए थे। इज़ दैट क्लियर? अब आ जाते हैं किसमें, अब आ जाते हैं पार्ट 2 में आए। उससे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ थोड़ा सा स्टेट देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। तो इसको लेके कुछ कमीशन बैठे थे, कुछ आयोग का गठन हुआ था। तो इसके धर कमीशन एक बना था 1948 में, ये चीज़ देखने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। तो इसने बोला नहीं बनने चाहिए, रिजेक्ट कर दिया। JVP कमेटी बनी 1948 ने, इसने भी बोला कि नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल जो धार ने बोला सही बोला। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 1953 में। अब हुआ क्या ना, पॉटी श्री रामलू करके एक थे हमारे, वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनको एक अलग से स्टेट मिलना चाहिए, आंध्रा करके। तो वो मिल नहीं रहा था, तो ये फास्ट एंड टू डेथ में बैठे थे, इनकी हो गई डेथ। तो जल्दी से गवर्नमेंट ने क्या किया, आनंद फानन में फिर आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर दिया एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आवर कंट्री, भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला देश का पहला राज्य। अब इसके बाद बाकी स्टेट के बीच में भी और मांग बढ़ गई कि हमें भी बनाओ अब। तो फिर इसलिए फ़ज़ल अली कमीशन को बिठाया गया 2 दिसंबर 1953 में, जिसके मेंबर्स ये थे, चेयरमैन फ़ज़ल अली थे। तो इसने बोला कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बना लो, लेकिन जो वन लैंग्वेज और वन स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बना लो, ठीक है, लेकिन अगर हर भाषा के लिए एक राज्य बनाने लगे तो फिर पूरा भारत जो है बहुत सारे राज्यों में बट जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ा था कि आम गुनाह है मैम तुस्सी गाओ और मौज लो, आम गुनाह है, ठीक है, गुनाह है मैम, ठीक है, मैम तुस्सी गाओ, इस तरह से हमने याद किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कि मतलब कौन कब क्रिएट हुआ था। भाषा के आधार पे तो क्रिएट हो गया था आंध्र प्रदेश 1953 में ही, लेकिन फुल फ्लेजेड स्टेट के तौर पे 1 नवंबर 1956 को बना था ये, ठीक है। तो ईयर ध्यान रखना। और मैंने ट्रिक आई थिंक सभी लोगों को पता होगी कि ठीक है, आम गुनाह है मैम तुस्सी गाओ, ठीक है, स से सिक्किम, गाओ और मौज लो। सिक्किम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में थ्रू दी 36th अमेंडमेंट इसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला था, लेकिन पहले तो यहाँ पर एसोसिएट स्टेटहुड का इसको स्टेटस दिया गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और आर्टिकल 2A इंसर्ट करके। पहले यहाँ पर चोग्याल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तो एक बार सारा देख लेंगे, लेकिन सिक्किम वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से ज़रा फोकस करके देखेंगे। पार्ट 2 पे आते हैं जो सिटीजनशिप की बात करते हैं, नागरिकता की। तो पहले खुद से रिकॉल करो इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर। और एक चीज़ की काफ़ी लोगों को क्वालिटी का इशू रहता है वीडियोज़ में, तो थोड़ी देर बाद पता नहीं यूट्यूब का कुछ ग्लिच है कि थोड़ी देर बाद वो क्वालिटी को मतलब सारे क्वालिटी के ऑप्शंस आ जाते हैं 144 से लेके वो जो हाईएस्ट क्वालिटी तक के, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में पार्ट 2। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, और ये हमने कहाँ से लिए, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ये 3 फैक्ट तो बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस टॉपिक से, इस पार्ट से 90% क्वेश्चन तो यही 3 क्वेश्चन ही बनते हैं कि किस पार्ट में, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 है और ये सिंगल सिटीजनशिप है जो हमने यूके से ली है। अब 5, 6, 7, 8 सारे आर्टिकल में रटने की ज़रूरत है नहीं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो देख लो एक बार, बाकी पढ़ एक बार सारे लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आर्टिकल नंबर 9 बोलता है
पर्सनस वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, किन लोगों की जो सिटीजनशिप है वो कॉन्टिन्यू रहेगी आज़ादी के बाद। ये ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि अभी अच्छा मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये आज़ादी के बाद के लिए थे, अब इनका ज़्यादा कोई यूज़ रहा नहीं, मैं तो रहा नहीं इसलिए, ठीक है। तो हमें 9, 10, 11 ध्यान रखना है, बस ख़त्म, ठीक है। 9 की अगर बात करेंगे तो ये बात करता है किसकी, कि अगर कोई अपने मर्जी से बाहर की नागरिकता लेता है तो भारत की चली जाएगी, किस तरह से आपकी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। और आर्टिकल नंबर 11 में है कि पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है सिटीजनशिप को लेकर, जिस तरह से हमने देखा था आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी काम था वो पार्लियामेंट ही कर रहा था। यहाँ पर भी आर्टिकल 11 ही बोलता है कि सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि एक यूनियन लिस्ट का मैटर है सिटीजनशिप, तो इसलिए ये सिर्फ पार्लियामेंट ही हमारे देश का कर सकता है, ठीक है। तो ये है नागरिकता को लेकर प्रावधान। और नागरिकता को लेकर हमारा एक एक्ट भी है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कई बार अमेंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये इसमें दिया क्या हुआ है कि किस तरह से कोई भारत की नागरिकता ले सकता है, किस तरह से खो सकता है। तो 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता लेने का, जन्म से, बाय डिसेंसी, बाय रजिस्ट्रेशन करवा लो, बाय नेचुरलाइजेशन करवा लो, और इनकॉर्पोरेशन हो गई टेरिटरी की, तो यानी कि अगर कोई बाहर का टेरिटरी को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पूरा पाकिस्तान कल को भारत का हिस्सा बन गया, बांग्लादेश भारत का हिस्सा, तो वो सारे बांग्लादेशी अपने आप भारतीय बन जाएंगे, उसके लिए उनको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब लूज़ किस तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से कोई भारत की नागरिकता खो सकता है, या तो वो अपने इच्छा से त्याग दे या उसकी टर्मिनेट कर दी जाए। क्यों? क्योंकि उसने बिना बताए किसी और देश की नागरिकता ले ली तो। और डेप्रीवेशन से, डेप्रीवेशन का मतलब तुमने फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ली है ना, या तुम एनिमी कंट्री को वॉर के टाइम पे, अगर हमारे किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा था उसकी तुम हेल्प कर दी है, तो तुम्हारे हो सकता है कि तुमको परमानेंटली डिप्राइव कर दिया जाए सिटीजनशिप से। तो 3 तरीके से सिटीजनशिप आप लूज़ कर सकते हैं, 5 तरीके से गेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है दैट वो हुआ सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है CAA 2019 में, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें कि क्या है, ये जो 12 साल का टाइम पीरियड है कि आपको 12 साल भारत में रहना होगा, तो उसको घटा के यहाँ पर क्या कर दिया गया है, टोटल मिला के यहाँ पर 7 साल कर दिया, मतलब 6 साल कर दिया गया, 6 साल आपको भारत में रहना होगा। और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि ये जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, ये अगर इन 3 देशों से आते हैं तो इनके लिए ही सिर्फ ये 6 साल किया गया, बाकी सभी लोगों के लिए और मुस्लिम्स के लिए ये 12 साल ही है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती। एक यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आर्टिकल नंबर 371, तो 371 से लेकर 370J में आपसे पूछ लेता है 371E में क्या है, 371F में क्या है, H में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेके निकली कौन, ठीक है, तो निकली कौन कौन कौन, नाम, ठीक है। तो उनसे आपने पूछा कि नाम क्या है आपका, तो उन्होंने बोला क्या कि मेरा नाम आसमा है और GK पढ़ती हूँ परमार सर से, ठीक है। तो माता जी, यानी कि जो आर्टिकल 371 है उसमें महाराष्ट्र गुजरात को स्पेशल प्रोविजन का स्टेटस दिया गया है। देन अगर हम बात करें आर्टिकल 371A, तो ये आपका एन से क्या है, नागालैंड है, ए से असम है, M से मणिपुर है, ए से आंध्रा है, ए से आंध्रा की यूनिवर्सिटी है, एस से सिक्किम है, M से मिजोरम है, ए से अरुणाचल है, G से गोवा है, K से कर्नाटक है। पहले असम है, ए से, देन आंध्रा है, देन अरुणाचल है। तो क्या है, नाम आसमा GK, ठीक है। और पहला वाला माता जी ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा A से लेके J तक याद हो गया। कुछ भी आपको पूछेगा तो पता है, नाम आसमा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा आंध्रा की यूनिवर्सिटी, तो ABCDE में आती है आंध्रा की यूनिवर्सिटी, खत्म, ठीक। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट करके जल्दी से आपको प्रियम्बल के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रियम्बल का भी ज़रूरी है ना रिवीजन, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, मतलब इस पेन को, ठीक है। तो प्रियम्बल को थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो प्रियम्बल की अगर बात करें तो कहाँ से लिया हमने, US के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ले रखा है, ठीक है। और प्रियम्बल को ID कार्ड किसने बोला था, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, हॉरोस्कोप। तो ID कार्ड बोला था NA पालखी वाले ने, हॉरोस्कोप बोला था मुंशी साहब ने, ठीक है। मुंशी जी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था। प्रियम्बल की अगर बात करें तो हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताता है। पहली बात तो ये कि जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था तब प्रियम्बल बना था, ठीक है। हम इसके ओरिजिन को ट्रेस बैक करते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि कौन लेके आया था, जरा बताओ कमेंट में जल्दी से, किसने इसको लेके आया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसको लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जन 1947 को, ठीक है। लेकिन ये प्रियम्बल था नहीं, मतलब प्रियम्बल ही था एक तरह से, लेकिन प्रियम्बल नहीं था, ठीक है। प्रियम्बल की काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन प्रियम्बल बाद में बना था जब पूरा संविधान बन गया था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन की हम समरी भी बोलते हैं, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा ID कार्ड, ये सब देख लिया हमने।
तो और क्या है प्रियम्बल क्या क्या क्या, हाँ तो कई सारी चीज़ें जैसे सोर्स ऑफ पावर, तो ये स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, है ना, इस तरह से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये है कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो भारत के लोग हैं इसका, ठीक है, भारत के लोग हैं। हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सॉवरेन, ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। सोवरेन का मतलब है संप्रभुता, यानी कि हम फ्री हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए, कोई हमें आउटर पावर गवर्न नहीं करेगा। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, दो तरह की होती है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, ये से वैसे पूछेगा भी नहीं, कारण उसका ये कि अब सोशलिस्ट रहे भी नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुके हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, आप जानते होंगे इसको। सेकुलर का मतलब होता है धर्म या पंथनिरपेक्ष, कि हमारे इंडिया का कोई ऐसा पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान का है इस्लामिक स्टेट ऑफ वो पाकिस्तान बोलता है। तो हम सेकुलर हैं, सारे धर्मों को मान्यता है, और हमारा क्या है पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। नेगेटिव सेकुलरिज्म वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पर वो लोग धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंटरफेरेंस होता है स्टेट का, ठीक। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है आपसे। तो रिपब्लिक आपको ध्यान रखना है कि रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या फिर हेड ऑफ जो कंट्री होता है वो इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हेड ऑफ कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट है, तो वो इलेक्टेड होता है, बिल्कुल होता है, भले इनडायरेक्टली इलेक्टेड है प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्टेड तो है ना। लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किंग क्वीन होता है, इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है, क्या बताता है हमें, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं, जैसे कि जस्टिस कितने तरह का जरा बताएंगे, लिबर्टी कितने तरह का ये बताएंगे, जस्टिस लिबर्टी, इक्वालिटी कितने तरह का है, और फ्रैटर्निटी कितने तरह का है, फ्रैटर्निटी। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लिबर्टी है 5 तरह का, क्या है 5 तरह का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस है 3 तरह का, ये 5 तरह का, ये 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इक्वालिटी है 2 तरह का, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। लिख नहीं रहा हूँ, उतना पता होगा सभी को। फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरह का जो फ्रैटर्निटी है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लिए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से। वहीं जस्टिस के प्रिंसिपल्स को हमने लिया यूएसएसआर से। और एट दी एंड यहाँ पर डेट मेंशन्ड है 26 नवंबर 1949, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। जरा बताएंगे कमेंट में कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया था, एनफोर्स कब किया था। इसको हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, संविधान दिवस। कमेंट आपको बताना है संविधान हत्या दिवस अभी डिक्लेयर किया गया है, किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे बेरूबारी वाला केस हुआ था उसमें, बेरूबारी वाला केस हुआ था उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन जो केबीसी केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद यही रखना है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसको अमेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये 1973 में केस हुआ था, ठीक है, हमें पता है 13 जजेस बेंच बैठी थी। तो और इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और यहाँ पर 3 नए वर्ड जोड़े गए। 3 नए वर्ड आई वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि 2 S हैं और वहाँ पे ऑप्शन में सॉवरेन भी दे देता है हमेशा वो, ठीक है। तो आपको लगेगा हाँ सिस करके या फिर ISS करके तुम याद करके जाओगे, सॉवरेन दे देगा, लेकिन सॉवरेन नहीं है, ध्यान रखना। ये 3 वर्ड हैं। एंड एट द एंड प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये फाइनल लाइन आपको इसमें याद रखनी है। प्रीएम्बल पूरा खत्म, इसके अलावा प्रीएम्बल में कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3, दैट इज़ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में पहले खुद से सोचो कि मौलिक अधिकार किस में है। मौलिक अधिकार है आपके पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया है। दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट एज मैग्ना कार्टा के रूप में आए थे। कहाँ पे आए थे, यूके में आए थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट हैं कितने हमारे, 7 फंडामेंटल राइट थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। क्यों, क्योंकि एक जो है डिलीट किया जा चुका है। कौन सा है वो, जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है वो, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार है। किस अमेंडमेंट से हटाए उसको, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 से हटा दिए उसको, ठीक है। तो ये पूरा कालानुक्रम है। अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, तो पार्ट नंबर आपका 12 में पड़ा हुआ है। 12 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, 12, ठीक है, 12। और आर्टिकल नंबर 300 है, अनुच्छेद नंबर 300 का में ये अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस है, लीगल राइट के तौर पे पड़ा हुआ है, वहाँ पर विधिक अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट यानी कि बट क्वालिफाइड, मतलब कि ये है कि एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल लिमिट है। राइट टू अगर मैं बात करूँ
फ्रीडम में राइट टू स्पीक है, ठीक है, दैट डजंट मीन कि मैं कुछ भी बोलूँगा, उसमें एक लिमिटेशन है, ठीक है, वो लिमिटेशन अभी हम देखेंगे। तो एब्सोल्यूट नहीं है, सैंक्रोसैंक्ट नहीं है। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है परमानेंट नहीं है। परमानेंट का नहीं है मतलब ये है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है, संशोधन कर सकता है, उनको टच कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सैक्रोसैंक्ट है कि मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट उसमें कोई अमेंडमेंट कर ही नहीं सकता है, कर सकता है। कल भी बताया था जब वो हम केशवानंद भारती केस देख रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए बिना। और बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वो केशवानंद भारती केस में निकल के आया था। फंडामेंटल राइट अनलाइक फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे आर जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले लूँ, चाहे डीपीएसपी ले लूँ, चाहे पीछे प्रियम्बल ले लूँ, जो पीछे प्रियम्बल पड़ा है, प्रियम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल होता है आपका, ठीक है, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बस फंडामेंटल राइट ही आपके जस्टिसिएबल होते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आई थिंक सब आपको याद हो गया। पहले आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था। और जब ये हटाया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से इसको हटाया गया था। मोरारजी देसाई वॉज प्राइम मिनिस्टर, और अभी कहाँ पर, ये आप देख लिया पार्ट नंबर 12 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, ये तो हमने बेसिक समझ लिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट में कौन आता है, सब कुछ आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और आपका लोकल बॉडीज़ यानी कि आपकी जो पंचायत, नगर पालिका, ONGC, LIC, ये सब आते हैं स्टेट में, सब कुछ आता है। यानी आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा आर्टिकल 12 का अगर पूछेगा तो, ठीक है। आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो ये बोलता है एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यानी कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, लॉ बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर है, ठीक है, इनके पास है। बिकॉज हमें पता है कि 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। क्या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है जो लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है यानी कि उसको ग्राउंड लेवल पे उतार के लेके आता है, और जुडिशरी होती है न्यायपालिका जो उस पर रिव्यू करती है। तो ये 3 ऑर्गन्स में क्या करता है, लॉ बनाता है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने का पावर है। तो अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया इसने जो फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाई जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है, ठीक है। 13 ये हमारा हो गया। अब आते हैं फंडामेंटल राइट। 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। 12 में स्टेट का डेफिनेशन था कि जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या। जैसे कि कल हमने डीपीएसपी देखा था, तो आर्टिकल नंबर 36 था, वहाँ पर अनुच्छेद नंबर 36 में वो लिखा हुआ था कि जो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का मतलब है वही आर्टिकल नंबर 36 यानी कि डीपीएसपी में भी स्टेट का मतलब वही है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ हमने देख लिया। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं थे। फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से, और पहला ही हमारा फंडामेंटल राइट होता है। हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट में पहला होता है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें 5 अधिकार हैं। 5 अधिकार हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो 5 अधिकार हैं, जिसमें 14 यानी पहला सबसे क्या है, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। हमारे अपवाद हैं इसमें, जैसे MLA MP हो गए हमारे, इनके खिलाफ कोई सिविल मैटर में प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है जब हमारे सत्र चल रहा होगा, जब सेशन चल रहा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो विंटर सेशन चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल विंटर सेशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनके इस टाइम पे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। विंटर मतलब सेशन चल रहा है तब नहीं चलाई जा सकती है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद नहीं चलाई जा सकती है सेशन के, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेप्शन है। प्रेसिडेंट के खिलाफ ध्यान रखना, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। फिर आते हैं 15 में, ये किसकी बात करता है, इक्वालिटी टू स्टेटस, यानी कि ये बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो 15 है आपका, इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, ठीक है। हमें 3 क्लॉज याद करने हैं। पहला क्लॉज तो यही है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। पहले वाले इस क्लॉज में क्योंकि क्लॉज पूछ लेता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मैं सिर्फ स्टेट लिख रहा हूँ। दूसरे वाले क्लॉज में है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी। मतलब ये है कि जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, बाथिंग घाट हो गया, वेल हो गया, है ना, कुआं वगैरह हो गया, तो ऐसा नहीं कुएं पानी भरने से किसी को दलित को मना किया जा सकता है, या फिर सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, इन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है, तीसरा बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज क्लॉज कभी भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यहाँ है नोट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी। और तीसरे में लिखा हुआ है कि
नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन दिए जा सकते हैं एंड इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो वहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे आर्टिकल्स जैसे 16 है तो इसमें भी हमारे क्लॉजेज हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लॉजेज हैं, जैसे 1 से लेकर 4 तक, तो इसमें चौथा वाला तो लिखा हुआ है, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे पहले वाले में क्या हुआ है, पहले वाले में यही है, देयर शैल बी इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस। ठीक है, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, नो सिटीजन, जैसे यहाँ है ना नो सिटीजन से शुरू हो रहा है, वैसे ये भी नो सिटीजन से शुरू हो रहा है। ठीक है, नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ए रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ सब्जेक्ट टू एनी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उसके खिलाफ। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, तीसरे में ये लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह को, किसी पर्टिकुलर रेजिडेंस को एक का स्पेशल क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकती है स्टेट एम्प्लॉयमेंट देने के टाइम पे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि उत्तर प्रदेश की जॉब है तो स्टेट बोल सकता है कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर मतलब इसका क्लॉज नंबर 3 बोलता है। 4 क्या बोलता है कि यहाँ पर जो आपका नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है अपॉइंटमेंट में, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट है। तो 4 भी याद रखोगे आराम से हो जाएगा यार। ठीक है, पहला वाला तो वही है ये, दूसरा वाला नो सिटीजन के किसी के खिलाफ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट देते वक्त। इसमें क्या है, रेजिडेंस को एज अ क्राइटेरिया डिक्लेयर किया जा सकता है और वो 16 का वॉलेशन नहीं होगा। यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है और वो वॉलेशन नहीं होगा आर्टिकल नंबर 16 का। ठीक है, और भी क्लॉजेज हैं लेकिन सिर्फ हमें इतना याद करना है। ठीक है, और इंदिरा साहनी केस ध्यान रखना इसी से संबंधित है, जिसको कि हम मंडल कमीशन केस के नाम से जानते हैं, बिकॉज एक मंडल कमीशन बना था जो कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था हमारा जो काका केलकर की चेयरमैनशिप में बना था, केलकर कमीशन। दूसरा बना था मंडल आयोग, मंडल कमीशन। तो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लेके इंदिरा साहनी केस था, तो इसलिए इसको मंडल केस के भी नाम से जानते हैं, जो 1993 में हुआ था। बना कब था ये, 1979 में बना था। ठीक है, और काका केलकर वाले की अगर बात करें तो 1953 में बना था। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 17, इसकी बात करता है यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी का। 18 टाइटल की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब नाम के आगे लगाए जा सकते हैं बिकॉज ये आपने मेहनत करके कमाए हैं, विरासत में आपको नहीं मिले, तो विरासत वाले टाइटल महाराजा और ये सब नहीं लगेंगे। ठीक है, खाना, लेकिन ये जो आप एजुकेशन और आपकी जो एक एक्सीलेंसी है उसको ऑनर करने के लिए आप टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 की अगर बात करें, अब यहाँ से हमारा एक अलग दूसरा फंडामेंटल राइट शुरू हो रहा है। 14 से 18 तक हमने देख लिया, अब हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम। दूसरा हमारा राइट है 19 से लेकर 22। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू, तो ये 19(1) है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड 19(1) का क्लॉज, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सी, डी, ई और जी। तो ये स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। देन अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। डी आपकी बात करता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई है रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ये है कि कोई ट्रेड या प्रोफेशन आप कर सकते हैं। इसको हमने सामरो से याद किया था। ठीक है, सामरो, जिसमें एस है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए से एसोसिएशन बना सकते हैं, एम से है मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर से रिसाइड एंड सेटल और ओ से है ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 पे आते हैं और यहीं पे ही पहले एफ में पड़ा हुआ था आपका, क्या एफ में ही पड़ा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया। और ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है, यहीं पे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन के आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड किया गया था। और मैंने आपको बता रखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011। ठीक है, जिसने कि डीपीएसपी में जरा बताएंगे कमेंट में, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा आर्टिकल ऐड किया था। आर्टिकल 20 पे आते हैं, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कि आपको जैसे इसके तहत 3 आपको राइट्स प्रोवाइडेड हैं जो कि आपको क्लॉज के तहत याद होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 21 का क्लॉज 1 ये है, क्लॉज 2 ये है और क्लॉज 3 ये है। ठीक, क्लॉज वाइज पता होना चाहिए। नो एक्सपोज फैक्टो लॉ का मतलब है जब आपने जिस समय क्राइम कमिट किया है उसी हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी।
ठीक है, जो उस समय उस क्राइम के लिए जो सज़ा है, सज़ा का प्रावधान है। नो डबल जेओपार्डी का मतलब है एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार नहीं। आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन बोलता है। 21 क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट अमंग ऑल द राइट टू फ्रीडम। जितने भी राइट टू फ्रीडम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट आपका यही है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, इसी में ही राइट टू हेल्थ आता है आपका, राइट टू स्लीप आता है, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आता है, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग आता है, राइट टू स्पीडी जस्टिस आता है। यानी कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपको इस तरह का कोई फंडामेंटल राइट पूछ ले, जैसे राइट टू प्राइवेसी पूछ लिया, तो आर्टिकल 21 के तहत आएगा कि वो आपको समझ नहीं आ रहा है यार, मैंने तो सारे पढ़ रखे हैं 14 से लेकर 32 तक, समझ ही नहीं आ रहा किस में ही आएगा, तो वो आपका आर्टिकल 21 होगा फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, ये सब मैंने आपको बताया, ये आपके 21 के अंदर ही आते हैं। ठीक, 21A, अब ए लगा हुआ है मतलब कि अलग से ऐड किया गया होगा, तो इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? जिस अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया, जिस अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज के को ऐड किया गया, एंड दैट इज 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ठीक है, विच टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार इसमें दिया हुआ है। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है अधिनियम, ये किस साल पारित हुआ था, कमेंट करके आपको बताना है ये। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इसमें 2 तरह का डिटेंशन होता है, एक तो होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है जब आप क्राइम कर देते हो उसके बाद जो आपके पास क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव का मतलब है क्राइम किया नहीं है लेकिन आप कर सकते थे, इसलिए आपको अरेस्ट किया गया है। तो अगर क्राइम कर दिया तब अरेस्ट किया गया है, तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको पहले ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर उसने फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर नहीं दिए तो आपको रिलीज़ किया जाएगा। और तीसरा, आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा, आप हायर कर सकते हैं अपना, या फिर नहीं आप कर सकते हैं तो आपको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा। जैसे कि अजमल कसाब को भी क्या किया गया था, अजमल कसाब को भी लीगल प्रैक्टिशनर दिया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में है क्या, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में भी 3 आपको अधिकार प्राप्त हैं। एक तो आपको ग्राउंड बताया जाएगा क्यों अरेस्ट किया गया है, सर्टन कुछ केसेस में नहीं भी बताया जाता है। दूसरा है आपका कि दूसरा ये है कि अगेन आपको लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तीसरा यहाँ पर चेंज ये है कि आपका जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकता है। लेकिन अगर एक एडवाइजरी बोर्ड बिठाया जाए, एडवाइजरी बोर्ड में जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे, अगर वो बोल देते हैं कि नहीं 3 महीने के बियॉन्ड भी आपका जो अरेस्ट है वो चलना चाहिए, डिटेंशन चलना चाहिए, तो ही चलेगा, नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं। ठीक, तो ये भी खत्म हो गया राइट टू फ्रीडम। अब तीसरे वाले पे आते हैं जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 और 24 सिर्फ 2 राइट हैं इसमें। 23 इट प्रोहिबिट्स, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर को ही बेगारी बोलते हैं। ठीक है, बेगार, तो जबरन जो मजदूरी करवाई जाती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये आर्टिकल 23 में है। ठीक, 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, किन बच्चों से नहीं करवाई जा सकती है? देखो, बाल का मतलब है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं जो शिक्षा राइट टू एजुकेशन जिनका ये है, तो ये नॉन हजार्डस वर्क में इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। यानी कि जो हजार्डस यानी कि खतरे वाले काम है वहाँ पर इनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, और नॉन हजार्डस वर्क में जैसे कि राशन की दुकान हो गई वहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, लेकिन नॉन स्कूल आवर्स में किया जा सकता है सिर्फ। ठीक है, 23, 24 हो गया। चौथे राइट पे आते हैं, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से लेकर 28 तक। 25 एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम देता है। 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट टू फ्रीडम देता है। 27 बोलता है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और 28 बोलता है कि किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जहाँ से गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते कि भाई तिलक लगा के आना है, बुर्का पहन के आना है, इस तरह से। ठीक, अब जो 26 वाला है इसके आपसे क्लॉजेस पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 क्लॉजेस हैं, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 क्लॉजेस हैं। तो पहला बोलता है कि आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो एक कीवर्ड याद कर लो, कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको लगता है कि भाई अगर ये क्लॉज के बारे में पूछेगा तो ये कीवर्ड तो पक्का रखेगा, तो उसको याद कर लो। तो इसमें है कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। दूसरा वाला है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। ठीक है, आप इसको इसमें अफेयर याद कर लो, आप अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। तीसरा क्या है, आप प्रॉपर्टी को ओन एंड एक्वायर कर सकते हो। अब अगर वो सी क्लॉज के बारे में पूछेगा तो प्रॉपर्टी लिखेगा ही लिखेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में ये तो प्रॉपर्टी नहीं लिखेगा क्या। और चौथा ये है
कि आप इस प्रॉपर्टी को किस तरह से एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप एडमिनिस्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सारे धर्मों के प्रचार के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। और ये सिर्फ टैक्स लेवी करने के लिए प्रोहिबिट करता है, मना करता है सरकार को, लेकिन फ़ीस लगाई जा सकती है कि आप मंदिर गए तो जूता चप्पल की जो धराई हो रही है ना, कि हम अलग से रख रहे हैं, उसका अलग से चार्ज लिया जा सकता है। क्लियर। 28 में ये है कि अगर कोई हमारा गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द 5th फंडामेंटल राइट, एंड दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। इसको हम सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार बोलते हैं, और इसको हम कभी कभी माइनॉरिटी के राइट्स भी बोल देते हैं। इसमें 2 राइट हैं, 29, 30। 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, जबकि इसमें ये लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट हिज लैंग्वेज और कल्चर। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही अधिकार प्राप्त नहीं, 29 वाला हर भारत के नागरिक को है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। और 30 में ये लिखा हुआ है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी माइनॉरिटी, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। माइनॉरिटी कैसी? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। रिलीजियस मतलब कि धार्मिक तरह से जो माइनॉरिटी, मान लो सिख हो गए, है ना, या फिर हमारे क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी है। और जो लिंग्विस्टिक हैं, भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी हैं, तो वो अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 30 में, अनुच्छेद नंबर 30 में लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपने आखिरी फंडामेंटल राइट पे, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32, जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हमने कहाँ से लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ये ध्यान रखना है कि रिट इशू की जाती है आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके। रिट इशू करने का पावर हमारे इंडिया में 2 कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। किसी और कोर्ट को रिट इशू करना है तो वो पावर पार्लियामेंट दे सकता है। किसी और कोर्ट को अगर पावर देना है रिट इशू करने का तो पार्लियामेंट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी रिट को इशू करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज़ करके रिट को इशू करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 का इशू यूज़ करके रिट को इशू करता है। हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो वाइड होता है, यानी कि वो चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों होता है? क्योंकि हाई कोर्ट जो है ना सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए बल्कि लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट को इशू कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है तो इसको हाई कोर्ट मना कर सकता है रिट को इशू करने से, ठीक है। रिट कितने तरह की होती हैं? तो रिट हमारी 5 तरह की होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्श्योरी और क्यो वारंटो है। तो हेबियस कॉर्पस की अगर बात करेंगे, ठीक है, जिसको कि बुलवर्क ऑन राइट टू फ्रीडम कंसिडर किया जाता है। मतलब कि भाई हेबियस कॉर्पस कब इशू किया जाता है? जब किसी का अनलॉफुल तरह से डिटेंशन हो जाए, किसी को गैर कानूनी तरीके से किसी को धर लिया गया, किडनैप कर लिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं अनलॉफुल डिटेंशन। तो उस केस में हेबियस कॉर्पस को इशू किया जाता है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे इशू नहीं की जा सकती है, जहाँ पर लॉफुल तरीके से डिटेंशन हुआ है, या फिर डिटेंशन इज़ बाय अ कम्पीटेंट कोर्ट, या फिर कोई या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मैटर है, तो वहाँ पर हेबियस कॉर्पस को नहीं इशू किया जा सकता है। मैंडमस की अगर बात करेंगे तो मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। जब कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है, मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है जो मैंडेटरी है, तो इशू किया जा सकता है। कहाँ नहीं किया जा सकता है? जहाँ पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जहाँ पर वो काम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फिर अगर बात करें प्रोहिबिशन पे आते हैं, तो ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है किसी को कि भाई ये हायर कोर्ट इशू करता है, जो सुपीरियर कोर्ट होता है, इन्फीरियर कोर्ट को इशू करता है कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर मत जाओ। और सर्श्योरी का मतलब होता है कि यहाँ पर अगेन वही सेम चीज़ है कि सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड वो निकल चुका है, तो उसके ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सुपीरियर कोर्ट इसको इशू करता है, सर्श्योरी को, जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। जैसे अभी आपने देखा था कि किस तरह से तमिलनाडु में जो सदगुरु हैं उनके आश्रम में, है ना, जो ईशा योगा का फाउंडेशन का जो आश्रम है, वहाँ पर रेड कर दिया हम लोगों ने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला कि हाई कोर्ट तुम्हारे हम, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला था, वहाँ के मद्रास हाई कोर्ट ने, कि आप जाओ, ठीक है, पुलिस को ऑर्डर दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को क्वैश किया, ख़त्म किया, ठीक है, और बोला कि पुलिस वहाँ से निकल आए और उस केस को अपने अंडर में ले लिया था। इसको बोलते हैं सर्श्योरी। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ, क्यों बैठे हो आप वहाँ पर, यानी कि जब कोई एक पब्लिक ऑफिस को कोई
ऐसा बंदा होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल है ही नहीं। जैसे मान लो कि मुझे सरकार खुश होके, मैं मान लो किसी विधायक या फिर सांसद का बेटा हूँ, तो मुझे मतलब कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस में बिठा दिया गया, ठीक है, ऐसे तरह से जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो उस केस में इसको इशू किया जाता है क्यों बैठे हो तुम, क्यों वारंट हो, ठीक है। देन हमारे छोटे छोटे आर्टिकल है, इनमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया हुआ, जैसे आर्टिकल नंबर 12 और 13 में नहीं दिया हुआ था, वैसे इसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 32 तक ही थे, हार्ट एंड सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो अम्बेडकर जी ने बोला था। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं कुछ इक्का दुक्का चीज़ें, जैसे कि आर्टिकल नंबर 33 में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द आर्म पर्सनल्स। तो जो आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स होते हैं, जैसे कि जो डिफेंस में, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या फिर अदर फोर्सेज में भी, तो उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक बार जॉब ले लिए तो बड़ी मुश्किल से आपको छोड़ा जाएगा, तो आपके राइट टू फ्रीडम का अगर देखा जाए तो वायलेशन है, लेकिन फोर्सेज में कोई राइट टू फ्रीडम ये सब नहीं चलता है आपका, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि 19, ये मैंने क्या बताया, 19 क्लॉज 1 बताया था कि नहीं बताया था, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, ये सब 19 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, तो 19 क्लॉज 2 में ध्यान रखना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उचित, ठीक है, उपबंध, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी की छवि को ठेस पहुंचाएंगे। छवि को ठेस पहुंचाने से मतलब है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। आप पीसफुली विदाउट आर्म्स आप कहीं असेंबल हो सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं। सेम गोज़ यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत आते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, बट आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, खरीद फरोख्त लोगों की कर रहे हैं, या फिर इस तरह का धंधा कर रहे हैं जिससे लोगों को, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट, कहने का मतलब है एब्सोल्यूट नहीं है, जो हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि आपके, ठीक है, आर्म फोर्सेज हमने देख लिया, फंडामेंटल राइट्स आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अगर मार्शल लॉ लगा होगा कहीं पर, तो ठीक है, मिलिट्री रूल लगा। और 35 बोलता है सिर्फ देश में हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को ही पावर है कि वो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को लेकर कानून बना सकती है। जैसे हमने आर्टिकल नंबर 11 देखा था कि हमारे सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप, नागरिकता को लेकर बना सकता है कानून। उसी तरह आर्टिकल नंबर 35 फंडामेंटल राइट को लेकर जो कानून बना सकता है उस हमारे देश के सिर्फ पार्लियामेंट ही है। एट दी एंड हमारे कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। इंडियन सिटीजन्स को तो सारे अवेलेबल हैं, लेकिन फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। तो ये वाले जो फंडामेंटल राइट हैं ये छोड़ के सारे फॉरेनर्स को, यानी 15, 16, 19, 29, 30, ये ओनली, ठीक है, ओनली टू सिटीजन्स हैं, ठीक है, राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। और इसको छोड़ के जितने भी हैं वो सारे सिटीजन्स, फॉरेनर्स सबको हैं, ठीक है। तो बस इतना याद कर लेना, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अब तुमसे पूछ लूँ कि बताओ राइट टू फ्रीडम क्या है कि नहीं है ये फॉरेनर्स को अवेलेबल, तो तुम बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम तो सिर्फ सिटीजन्स को ही है। मैं बोलूँ राइट टू लाइफ, वो तो है, क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 21 में आता है, 21 तो इसमें है नहीं, तो वो आपका हर किसी को है, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर, सबको वो अवेलेबल होगा। क्लियर है ये चीज़ सभी को? आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ लास्ट में। द क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट होते हैं जो इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल अंडर आर्टिकल 352, फिर भी अवेलेबल रहते हैं, वो कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अगर फंडामेंटल राइट लगे आर्म रेबेलियन के केस में तो उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है, बताएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।